गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं बैंकिंग चैप्टर का, जो कि है फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जो सेंट्रल बैंक होता है वो एपेक्स बैंक है कंट्री का, और ये जो है पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम जो होता है कंट्री का, उसको कंट्रोल करता है, इंटायर बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये है नोट इशू करने की इसके पास सोल राइट होती है, सोल एजेंसी होता है ये, और ये जो है मनी सप्लाई को इकॉनमी में कंट्रोल करता है। ये जो है गवर्नमेंट पर ऐसा एक्ट करता है, एज अ बैंकर की तरह गवर्नमेंट के लिए एक्ट करता है, और जो भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उनके जो रिजर्व्स होते हैं उनको भी ये मैनेज करता है। और जो सेंट्रल बैंक है इज नोन एज आरबीआई इन इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड इन यूके एंड फेडरल रिजर्व सिस्टम इन यूएसए। और फिर ये इसके बाद हैं कुछ प्रिंसिपल फंक्शंस दे रखे हैं सेंट्रल बैंक के, मेनली 7 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो उसमें से जो फर्स्ट फंक्शन है वो है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सेंट्रल बैंक जो है कंट्री का, उसके पास मोनोपोली राइट होता है कि नोट्स को इशू करे, और ये राइट किसी के पास भी नहीं होता, किसी भी बैंक के पास नहीं रहेगा। और इसी वजह से इसको कहा जाता है करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, की करेंसी अथॉरिटी फंक्शन है उसके पास, ये अथॉरिटी है कि वो जो भी नोट्स हैं या जो करेंसी होती है उसको इशू कर सकता है। एक्चुअली टिल द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो सेंट्रल बैंक है उसको बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो है 3 तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये जो है जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करता है, और एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट, ये जो है गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट के बिहाफ पर उनकी सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है। और एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये जो है पॉलिसीज बनाता है और कि जो भी मनी मार्केट है उसको रेगुलेट किया जा सके। फिर थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। ये जो है दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनको डिफरेंटली पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। एज अ बैंकर्स बैंक, इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद द अदर बैंक्स इन द कंट्री एज द कमर्शियल बैंक्स एंड ऑफर देम लोन्स। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो बैंकर्स बैंक की तरह जो वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसमें जो आरबीआई है उसका सेम रिलेशन होता है कमर्शियल बैंक का, जैसे कि कमर्शियल बैंक का उनके कस्टमर्स के साथ होता है। यानी जैसे आरबीआई के लिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उनके कस्टमर्स हो गए, वो उनके डिपॉजिट्स को अपने पास लेता है और उनको लोन देता है। जब वो डिपॉजिट लेता है तो उस डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट देता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट, हमने पहले पढ़ा था। और जब वो लोन ऑफर करता है और उस लोन पर जब आरबीआई इंटरेस्ट लेता है कमर्शियल बैंक से, तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। यहाँ आप चाहें तो ये चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जो सेंट्रल बैंक है वो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होती है अभी हम थोड़ी देर तक पढ़ते हैं। इन इट सुपरवाइजरी रोल में जो सेंट्रल बैंक है वो ये कहता है कि जो भी बैंक्स हैं उनके जो सीआरआर और एसएलआर रेशियो जो होती हैं उनको टाइम टू टाइम कमर्शियल बैंक्स में सीआरआर रेशियो और एसएलआर रेशियो को चेंज करता है, उनके रेट्स को टाइम टू टाइम चेंज करता है, जिस हिसाब से उनका जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। उसके बाद लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि आखिरी ऑप्शन, लास्टली जो ऑप्शन होगा वो यही होगा। जैसे मैंने अगर कुछ चूज करना है तो मेरे पास कोई लास्ट ऑप्शन होगा, तो उस तरह से कमर्शियल बैंक के पास लास्ट ऑप्शन जो होता है वो आरबीआई होता है। ठीक है, सो वी नो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स, सो मेनी अ टाइम मोर देन देयर कैश रिजर्व्स। क्या होता है कि कैश रिजर्व से ज़्यादा जो है लाइबिलिटीज़ को कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं। जो मेरी फर्स्ट वीडियो है बैंकिंग चैप्टर के ऊपर, हमने उसमें किया था प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस किया था, उसमें हमने ये देखा था कि वो अपनी पूरी जो डिपॉजिट्स हैं उनमें से कुछ ही % कैश रिजर्व का लगता था। यानी 10% अगर वो कैश रिजर्व रखता है तो 90% लोन में दे देता था कमर्शियल बैंक। तो इस तरह से कि कैश रिजर्व बहुत कम रखता है और बाकी किस में दे देता है, लाइबिलिटी में। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कॉन्फिडेंस है बैंकिंग सिस्टम का पब्लिक जो है उन पे पूरा कॉन्फिडेंस रखती है बैंकिंग सिस्टम पर, जो भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है,
लेकिन कभी कभी इस तरह के ओकेशंस हो सकते हैं कि पब्लिक को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए या क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस बैंक को सफ़र करना पड़ जाए। तो इस टाइम पर क्या करेगी पब्लिक, अपनी जितनी भी डिपॉजिट्स हैं उस डर से कि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि बैंक या तो दिवालिया घोषित हो सकता है या बैंक जो है वो किसी गलत इलीगल में काम कर रहा है, इस तरह का अगर जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो चुका है पब्लिक का, तो उस टाइम पे पब्लिक सारी की सारी डिपॉजिट्स अपनी वापस ले लेगी, विड्रॉ कराना स्टार्ट कर देगी। और इतना ज़्यादा विड्रॉइंग हो जाता है कि उस टाइम पर जो बैंक है उस विड्रॉ को अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, उसके पास इतना मनी तो होता नहीं है क्योंकि वो कैश रिजर्व तो बहुत कम रखता है और जितनी भी उनकी जो डिपॉजिट्स होती हैं उनका बहुत सारा अमाउंट लोन में दे देता है, तो इतनी तो उसके पास रिजर्व होता ही नहीं है जितनी अगर विड्रॉइंग ज़्यादा हो जाए। तो इस सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक है वो एज एन एक्ट करता है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का। ठीक है, लास्ट ऑप्शन बचता है आरबीआई। सो आरबीआई उनको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को कि वो इन क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस से निकल सके। फिर नेक्स्ट है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो सेंट्रल बैंक है वो कस्टडियन है फॉरेन एक्सचेंज का, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज को संभालता है और उसको मैनेज करता है। इट इज़ ऑल्सो एक्सरसाइजेज मैनेज्ड फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो भी इकॉनमी है उसका जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज रखने में जो है आरबीआई मैनेज करता है कि किस तरह से स्टेबिलिटी बनी रहे, कि इंटरनेशनल मनी जो है उसको किस तरह से मैनेज किया जा सके। सो जो मैनेज फ्लोटिंग है उसका मतलब क्या है, मैनेज फ्लोटिंग को हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। सो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब है कि सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी, कि डोमेस्टिक करेंसी पर जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल किया जा सके, इस वजह से जो है फॉरेन एक्सचेंज को सेल और परचेज किया जाता है। अब आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन अभी हमने बोला था कि समझेंगे। अब क्या होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये जो है सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जो है बैंक ए है, ठीक है, और यहाँ पर जो है बैंक बी है, और इन दोनों बैंक के पास, ये जो दोनों बैंक हैं इनके जो अकाउंट्स हैं वो आरबीआई के पास हैं, यानी आरबीआई के पास ये जो है अपना डिपॉजिट भी करते हैं और आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के अकाउंट्स आरबीआई के पास हैं। अब बैंक बी का कोई चेक आया, 10,000 का बैंक बी का चेक आया जो कि बैंक ए में डिपॉजिट किया गया था। ठीक है, अब बैंक ए को कितने देने हैं, बैंक बी को 10,000 रुपये, और बैंक ए का कोई डिपॉजिट आया 15,000 आया मान लो, और इसको किसको देना है, बैंक बी को। बैंक बी का कोई डिपॉजिट था वो बैंक ए के पास आया। अब टोटल क्या करना है, देखो बैंक ए को तो 10,000 देने हैं और बैंक बी को 15,000 देने हैं बैंक ए को। तब यहाँ पर आरबीआई अपना फंक्शन करता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यहाँ पर क्या करता है, इसमें से जो 10,000 है उसके बैलेंस को यहाँ से डिडक्ट कर देगा। अब ये कहेगा कि बैंक बी को 5,000 रुपये और देना है बैंक ए को, बस 10,000 रुपये यहाँ से डिडक्ट कर देगा। तो इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, या फिर बोल सकते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है, ये जो मैंने अभी एग्जांपल समझाया था इसी को ही सिंपल भाषा में बस लिख रखा है। और ये इससे क्या होता है कि ये जो है इट अवॉइड्स ट्रांसफर ऑफ कैश, कैश का ट्रांसफर अवॉइड करता है बिटवीन द बैंक्स एंड रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। अब कैश की रिक्वायरमेंट को भी कम कर देता है। अब उसको 15,000 देने थे बैंक बी को, बैंक बी को बैंक ए को 15,000 देने थे, तो उसने कितने दिए, सिर्फ 5,000। तो 10,000 की कैश रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई। फिर आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो प्रिंसिपल फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का कि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए वो क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है मनी सप्लाई में इकोनॉमी की, तो जिससे क्या होता है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट किया जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम पर तो क्या कर दिया जाएगा, उस
क्रेडिट को या जो सप्लाई है मनी की उसको डिक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और डिफ्लेशन के टाइम पर उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि बूस्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद डेफिसिट फाइनेंशियल थ्रू बोरविंग्स फ्रॉम आरबीआई। ये एक छोटा सा पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट की रिवेन्यू से, सो क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास डेफिसिट आ गया, देखो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं गवर्नमेंट की रिवेन्यू से, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, लॉस। सो इस लॉस को कवर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बाय लोन। गवर्नमेंट जो है आरबीआई से लोन लेती है, बोरो करती है, तो इस बोरविंग को कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय बोरविंग फ्रॉम आरबीआई, यानी इस डेफिसिट को, इस लॉस को कवर किया गया है बाय बोरविंग। किससे लिया गया है, आरबीआई से। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।